मराठी बोलू काय मराठी मराठी काय आहे आपल्या धाराशिव उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये जनता सरकार मोर्चाचं एक आयोजन केलं होतं। 3 दिवसाचं प्रशिक्षण शिबिर ठेवलं होतं। आजचा 3रा दिवस आहे। या जनता सरकार मोर्चाच्या माध्यमातून लोकांना ज्यांचे शेतकरी आहेत, शेतकरी आत्महत्या करू लागलेले आहेत, त्यांच्यावर कर्ज आहे, कोरोना काळानंतर जे काही त्यांना त्रास होतोय, त्यांच्या नोकऱ्या गेले, त्यांचे जॉब गेलेले आहेत, त्यांचा खायचे वांदे झाले, अशा शेतकऱ्यांच्यावर कर्ज झालेले आहे। ती कर्ज फेडू शकत नाही। ते कर्ज फेडण्यासाठी जनता सरकार मोर्चा म्हणजे याच्या माध्यमातून त्यांचं कर्ज कसं अदा केलं जाईल, कर्ज माफी मागत नाही पण कर्ज कसं अदा केलं जातं त्यासाठी प्रशिक्षण या ठिकाणी आयोजित केलं होतं या आपल्या धाराशिव जिल्ह्यामध्ये। आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातून आणि काही राज्याचे पण काही कार्यकर्ते या ठिकाणी आलेले आहेत। तुमचं नाव आणि पद काय आहे ते सांगा। पद माझं नाव वैद्य नवनाथ दुधाळ। पद असं मी जनता सरकार मोर्चाचा एक सदस्य पण आहे, सदस्य म्हणा। मैं डॉक्टर देवेंद्र बलहारा, मैं चंडीगढ़ से हूँ और जनता सरकार मोर्चा के संस्थापक सदस्य हैं। ये सुनील शर्मा जी हैं, ये भी जनता सरकार मोर्चा के संस्थापक सदस्य हैं। जनता सरकार मोर्चा असल में एक ऐसा संगठन है जो संगठन ना होते हुए लोगों को संगठित करने का काम कर रहा है। हमारे जनता सरकार मोर्चा में कोई भी पद किसी को नहीं दिया जाता है, इसमें कोई बॉस नहीं है, इसमें कोई अधिकारी नहीं है। इसके अंदर सब लोग पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक केवल सदस्य रहेंगे और जो व्यक्ति जितना ज्यादा काम करेगा उसका नेतृत्व नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से उभर करके आएगा और जो उसके लोग हैं वो नेचुरली उसको अपना नेतृत्व स्वीकार करेंगे, उसका नेतृत्व स्वीकार करेंगे। इस उद्देश्य से हम लोगों ने जनता सरकार मोर्चा का गठन किया कि समाज में बहुत सारे संगठन हैं जो देश की समस्याओं पर काम कर रहे हैं। सबको ये लगता है कि उनके पास समस्या का समाधान है, जबकि असलियत ये है कि वो समस्या के एक हिस्से पर काम कर रहे होते हैं और अलग अलग हिस्सों पर उनकी नजर नहीं जाती है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसके अंदर अगर एक समस्या के 100 हिस्से हैं और एक व्यक्ति एक हिस्से पर काम करेगा, बजाय इसके एक आदमी के ऊपर 100 की 100 समस्याओं का समाधान, 100 के 100 हिस्सों का समाधान करने की जिम्मेदारी हो, इसकी बजाय हम लोग एक व्यक्ति अगर एक समस्या का समाधान करता है तो 100 व्यक्ति मिल करके पूरी समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इस तरह से जनता सरकार मोर्चा ने यह निर्णय लिया कि हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती के ऊपर इस तरीके से काम करेंगे कि हम लोग इसमें से पूंजीवाद का खात्मा कर सकें। क्योंकि यदि शिक्षा में पूंजीवाद रहेगा तो केवल अमीरों के बच्चों को ही अच्छी शिक्षा का अधिकार रहेगा। अगर खेती में पूंजीवाद रहेगा तो केवल अमीर आदमी ही खेती कर पाएंगे। स्वास्थ्य में पूंजीवाद हावी रहेगा तो केवल अमीरों के बच्चों को ही स्वस्थ रहने का अधिकार होगा। राजनीति में पूंजीवाद रहेगा तो वहां पर भी केवल अमीर लोग ही राजनीति में जाएंगे और नीतियां बनाने का काम केवल अमीर लोग ही कर पाएंगे। और आप देखेंगे पंचायती राज में भी अगर पूंजीवाद हावी रहेगा तो अमीर लोग ही फैसले लेंगे। न्यायालय में भी अगर फैसले लेने में भी अगर जब हम ये बात करते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में भी अगर पूंजीवाद हावी रहेगा तो आप देखेंगे कि पुलिस वाले को, वकील को, जज को देने के लिए गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है, फिर केवल फैसले किए जाएंगे, न्याय नहीं होगा। इसलिए जनता सरकार मोर्चा ने यह तय किया कि ये सारी की सारी सेवाएं स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच हो, जो कि हमारे डीएनए में, हमारे खून में, हमारी स्मृति में, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में पहले से ही मौजूद है और हम लोग पूरे अच्छे तरीके से इस चीज का निर्वहन हजारों सालों से करते आ रहे हैं। इसमें कहीं भी पीछे जाने की बात नहीं है, बल्कि असलियत बात है जिसके अंदर हम लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाते हुए पूरे सामाजिक न्याय की प्रक्रिया से गुजरते हुए हर व्यक्ति को न्याय मिल सके, ये जनता सरकार मोर्चा का निर्णय है। साथ में जनता सरकार मोर्चा का एक उद्देश्य है कि इसके अंदर जल, जंगल, जमीन और जानवर का ऊपर फैसला लेने का हक केवल जन का होगा और वो भी स्थानीय जन का। तो यहाँ 5 जय पर काम किया जाएगा। जल, जंगल, जमीन और जानवर, इनसे संबंधित फैसला लेगा वहां का स्थानीय जन। ये मुख्य हम लोगों का उद्देश्य है।
इस उद्देश्य के चलते हम लोग पूरे देश भर में लोगों को एक साथ लेकर के आ रहे हैं। जो राजीव भाई के समर्थक हैं, जो आर्य समाज को फॉलो करते हैं, जो लोग भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हैं, जिन लोगों को ये लगता है कि हम सबको मिलकर के अपने समाज का निर्माण करना चाहिए और पूंजीवादी ताकतों को इस देश से बाहर करना चाहिए, विदेशी कंपनियों को यहाँ से निकालना चाहिए, वो सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर के आ रहे हैं, हम लोगों का साथ दे रहे हैं। और साथ में हम लोगों ने के पास आरबीआई से संबंधित और बैंकिंग से जुड़ी कुछ ऐसे दस्तावेज हमारे हाथ लगे हैं जो ये साबित करते हैं कि पूरी बैंकिंग व्यवस्था एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, देश के लोगों के साथ धोखा हो रहा है, हमारे रुपए को मिट्टी में मिला करके उनके पूरी जिंदगी की कमाई को हथियाया जा रहा है। केवल कागजी टुकड़ों के बदले में हमारी असली पूंजी, हमारी खेती, हमारे धन, हमारा अधिकार, हमारा अनाज, हमारा श्रम, उन सबको बिल्कुल कागज के टुकड़ों में तब्दील किया जा रहा है। और जब हम इन दस्तावेजों को जब हम सामने लेकर के आए, जब हम आरबीआई के आर्काइव से वो कागज निकाल कर लाए, तो हमको मालूम पड़ता है कि पेपर करेंसी एक्ट 1882, कॉइनेज एक्ट 1906, आपका आरबीआई एक्ट 1934 और इसके साथ साथ आईपीसी की धारा 489 के अनुसार और आरबीआई एक्ट की धारा 24 के अनुसार आप ये साबित होता है कि हमारे 1 रुपए की जो कीमत है वो 777 मिलीग्राम सोने के बराबर है। और ये हमको नहीं दिया जाता, हमको एक कागज का टुकड़ा दिया जाता है जिसमें 1 रुपए में हमको चाय भी नहीं मिलती है। और उस असली धन को, उस असली सोने को वो लोग लूट लूट करके बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर लेकर के जा रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, ये आजादी से पहले से हो रहा है। जब 1934 में रॉथस्चाइल्ड के रिकमेंडेशन पर रॉयल कमीशन बना और उस रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशन पर अंग्रेजों ने आरबीआई की स्थापना की। और ये आरबीआई न केवल इंडिया में बना बल्कि पूरी दुनिया के हर मुल्क के अंदर एक रिजर्व बैंक बना, जिसका काम था उस देश की असली मुद्रा को, उस देश के असली धन को इकट्ठा करके वहां इंग्लैंड लेकर के जाना। जब उस टाइम पर पूरी दुनिया में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और ये कहा जाता था कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता है, जहां जहां अंग्रेजों का शासन रहा वहीं पर पीनल कोड लेकर के आए। जब हमारा 1860 के अंदर इंडियन पीनल कोड आया, आपको ध्यान हो 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद उसके 3 साल बाद 1860 में आईपीसी बना और उसके 1 साल बाद हमारा इंडियन पुलिस एक्ट बना। यानी पुलिस की स्थापना और इस कानून की स्थापना हुई थी क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, ना कि हमारी न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए। तब से लेके आज तक इतने करोड़ों की संख्या में केस दर्ज हैं, किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता इस देश के अंदर, क्योंकि न्याय प्रणाली खत्म होकर के केवल फैसलों की प्रणाली है। यहां पर न्याय अफोर्डेबल है तो आपको मिलेगा, आपके पास पैसा है, धन बल है, जनबल है, पार्टी में हो, कंपनियों के मालिक हो तो आपको अपनी मर्जी से न्याय होगा। आम इंसान सड़कों के ऊपर धक्के खाता फिरे, पुलिस वाला भी डंडा मारेगा, जज भी उसको कभी भी फैसला सुना करके जेल में कर देगा। इस तरह की व्यवस्था चल रही है। इस व्यवस्था से लड़ने के लिए जनता सरकार मोर्चा की स्थापना की गई थी। और अब ऐसे लोग जो इस पूरी व्यवस्था को समझते हैं, उनको इकट्ठा करके जनता की वो ताकत जो इन अधिकारियों को और इन नेताओं को मिली है, जिसके बल पर ये नए नए कानून बनाते हैं जिससे कि जनता को ही रगड़ा जाए, उन कानूनों को बदलने का, उन कानूनों को सही करने का, उस व्यवस्था को ठीक करने का हम लोगों ने जिम्मा उठाया है। संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन एक अभियान मानवता की ओर, ये जनता सरकार मोर्चा का स्लोगन है। परमानेंट अपोजिशन, पैरेलल सरकार, ये जनता सरकार मोर्चा का विजन है। और आपको समझ में आए कि देश की उन तमाम उन ताकतों को धराशाही करना हम लोगों का मकसद है जो इस देश को बांटने पर, तोड़ने पर, खत्म करने पर, व्यवस्था को समाप्त करने पर लगे हुए। कितने राज्यों में काम करते हैं और आपके सदस्य कितने हैं? ये असल में जनता सरकार मोर्चा का विजन ये है कि जो भी व्यक्ति समाज के लिए चिंतन करता है वो जनता सरकार मोर्चा का सदस्य हो सकता है। इसमें क्योंकि कोई अधिकारी नहीं है तो हम कोई नहीं है जनता सरकार मोर्चा में शामिल करने वाले, और हम कोई नहीं है जनता सरकार मोर्चा से निकालने वाले। तो हम क्या करते हैं, हम हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर, हर स्टेट के अंदर हम जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें वहां के स्थानीय युवा इकट्ठे होते हैं। पूरे देश के साथ चल रहे षड्यंत्रों को तब से लेकर के जो 1492 के अंदर तीसरा पेपर बुल आया, उससे लेकर अंग्रेजों के आने, मुगलों के आने और बाकी सारी तमाम षड्यंत्र और राजनीतिक पार्टियों के षड्यंत्रों से मिल करके
वो जितने षड्यंत्र हुए हैं अभी, चाहे गैट समझौता हो, चाहे WTO हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस का षड्यंत्र हो, चाहे पेंडेमिक ट्रीटी हो, चाहे ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तमाम एक्ट, सारी चीज़ों की जानकारी देने के लिए हम लोग अलग अलग राज्यों में जाते हैं। अभी तक भारत के अंदर कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां जनता सरकार मोर्चा के लोगों की ट्रेनिंग नहीं हुई है, जहां हर जिले के अंदर लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। और आपको ध्यान हो, इस पूरे के पूरे पेंडेमिक के दौर में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब लगा हुआ था तो जनता सरकार मोर्चा के लोग ही थे जिन्होंने ये लॉकडाउन तोड़वाया था। पहली बार स्कूल हरियाणा ने खोले थे, मास्क का खुले होकर के विरोध किया था। मैं 3 दिन जेल में रहा था और बाहर आने के बाद हमने ऐलान किया था कि हम ये गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे और तुम लोग जो ये केमिकल शरीरों में डालकर हम लोगों को बीमार करने का षड्यंत्र रच रहे हो, हम इस षड्यंत्र के खिलाफत करते हैं। और इस खिलाफत के बाद पूरे देश के अंदर क्रांति की ज्वाला उठी और पूरा देश में वो लोग जो भी इस अभियान को समझते हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन को समझते हैं, वो सब साथ आ रहे हैं। पूरा देश इकट्ठा हो रहा है और आने वाले वक्त में इन पार्टीबाजियों से छुट्टी मिलकर के लोगों के अंदर, लोगों के आखिरी आदमी की भी आवाज सुनी जाए, ऐसी व्यवस्था बनाने का विजन सवाल नहीं रखते हैं। इसलिए हम इस गिनती को बिल्कुल नहीं करते हैं और ये काम स्थानीय लोगों का है। आज भी अगर आप देखेंगे, यहाँ करीब 500 के करीब लोगों ने टोटल ट्रेनिंग लिया है और इसके बाद हमारे 5 जिलों की ट्रेनिंग के लिए ऑलरेडी हमारे पास व्यवस्थाओं की वो हो गई है और अगले 5 हफ्तों में हम लोग पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। आपका तो सदस्य नहीं है, आपने पता चला, लेकिन आपका केडर भी नहीं है, समझो केडर भी नहीं है, नहीं, लोकल लेवल पे केडर विजन कैसे आप प्राप्त करेंगे? आप देखिए, विजन का क्या रोना है, ये काम हमारा नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह का पर्यावरण है, जिस तरह का वातावरण है, वहां के लिए वहां के लोग तय करेंगे उनको कैसी व्यवस्था चाहिए। वहां हम लोग तय नहीं करेंगे, ये हमारा कैडर नहीं है, ये लोगों का कैडर है। ये लोग तय करेंगे कि उनको वहां पर क्या चाहिए। गांव के लेवल पर कैडर तैयार हो रहा है, जहां वो लोग हमको मिले भी नहीं है वहां भी कैडर तैयार हो रहा है। अननोइंगली एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो रही है जिसको मॉर्फिक रेजोनेंस बोलते हैं। ऐसी फ्रीक्वेंसी पर आकर के लोग काम कर रहे हैं, ऊर्जा एक दूसरे से लेते हुए वो अपने स्थानीय स्तर पर स्वावलंबन की दिशा में काम कॉन्टिन्यूसली कर रहा है। तो ये कोई मेरी आंदोलन या मेरा संगठन या इनका संगठन किसी का नहीं है। ये लोग केवल नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं। किसी साथी को किसी चीज पर कोई चीज समझनी है, उसको समझाने का काम हम लोग कर रहे हैं। किसी को कंट्रोल करने का, किसी को दिशा दिखाने का, किसी को अपने हिसाब से चलाने का काम हम लोग नहीं करते। वो लोग अपने लेवल पर जहां काम कर रहे हैं वहां जिस भी चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे किसी गांव को मान लीजिए पंचगव्य चिकित्सक की जरूरत पड़ती है, तो हम पूरे भारत में नजदीकी पंचगव्य चिकित्सक से संपर्क करके उसके वहां ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ सुनील भाई खेती पर काम करते हैं, पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल, बिना बाजार, ये इनका विजन है। पिछले 12 सालों से ये मैमटेक हैं, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे, इन्होंने नौकरी छोड़कर खेती के ऊपर काम करना शुरू किया। तो किसी भी गांव, पूरे देश के अंदर किसी को भी अपने गांव में ऐसी खेती चालू करनी है जहां पर बिना केमिकल के काम शुरू करना है, तो वहां जाकर के ट्रेनिंग देने का काम ये करते हैं। मैं देवेंद्र बलहारा, मैंने एक ऐसी टेक्निक ईजाद की है जिसकी मदद से हम 3 साल के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के बच्चे को ये बता सकते हैं कि इस बच्चे का जन्म किस तरह के काम करने के लिए हुआ है और इसको कैसा दिमाग में दिया है परमात्मा ने। तो जहां शिक्षा के मामले में किसी को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, काउंसलिंग के मामले में, तो वहां जाकर के हम ट्रेनिंग देते हैं। जहां न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे समझना होता है वहां जाकर के ट्रेनिंग देते हैं। जहां कर्ज मुक्ति पर बात करनी होती है वहां जाकर के ट्रेनिंग देते हैं। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को फ्री नहीं छोड़ते, किसी भी ऐसे व्यक्ति को मुक्त नहीं करते जो समाज के लिए लड़ना चाहता है और उसको अभाव है समझ का, तो वो समझ देने का काम जनता सरकार मोर्चा करता है। हम केवल कानून की वो धाराएं, कानून के वो कागज जो आरबीआई के आर्काइव से हमको मिले हैं, हम बैंकों के सामने रखते हैं। हम बैंकों को ये बताते हैं, पहला नियम, किसी भी बैंक को, किसी भी व्यावसायिक बैंक को आपको ब्याज पर लोन देने का कोई सर्टिफिकेट, कोई मतलब उसको कोई एफिलिएशन ही नहीं है, यानी कि उसकी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है कि वो किसी को दे सकता है। दूसरे नंबर पे बैंकों की बैलेंस शीट के अंदर कहीं भी ये लिखा नहीं होता है कि बैंकों ने आपको लोन दिया है।
अगर मैंने लोन लिया है तो बैंक के पास वो कौन सा धन था जिसमें से कम हुआ, जिसको लोन कहते हैं, वो लोन बैंक के पास होता ही नहीं है। बैंक हवा में पैसा छापता रहता है, आपको लोन देता है और अपनी एसेट बढ़ाता रहता है। तीसरा कानून ये कहता है कि बैंक ने हमारे साथ झूठे और नकली नोटों में, नकली करेंसी में कारोबार किया। नकली करेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में पेपर करेंसी एक्ट 1882 के तहत हमारे 1 रुपए की कीमत है 777 मिलीग्राम सोना। उसके हिसाब से हमारे जो ये नोट हैं, इन नोटों के ऊपर आप कभी भी देखिए, इस नोट पे लिखा होता है गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की कोई चीज भारत में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर भारत सरकार की बात की जाए तो उसको यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। कहीं पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट नाम का कोई शब्द ना किसी लोकसभा में, ना किसी सरकारी आधिकारिक दस्तावेज में लिखा जाता है। कार्य बात अलग है, जब कोई चीज है ही नहीं, उसकी गारंटी वाला नोट आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो। तीसरा जो इसके अंदर सबूत होता है कि जो गवर्नर का प्रोमिसरी नोट है, जिसको वायदा पत्र कहते हैं, पुराने वक्त में हुंडी कहा जाता है, असली जो प्रोमिसरी नोट है, एफिडेविट है जनता के नाम, जिसमें आपके नोट के ऊपर लिखा होता है आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ ₹100। अभी केवल इतना लिखा होता है, लेकिन असलियत में हमारा जो गवर्नर का असली वचन खंड है वो ये है कि आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹100 एंड नीचे लिखा होता है एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। वो नोट हमारे पास मौजूद है, जो आपको पूरा दस्तावेज के साथ में हम साबित करते हैं बैंकों के साथ कि तुमने हमसे नकली नोटों में कारोबार किया तो तुम्हारे ऊपर FIR होगी। भारत के अंदर, भारत की IPC के अंदर बैंकों के इस फ्रॉड के खिलाफ पहले से ही कानून मौजूद है। तो आपको जानकर के हैरानी होगी जब हम बैंकों को ये कहते हैं कि आपने ये गलत काम हमारे साथ किया है, हम लोग आपका पूरा पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन पहले आप हमको ये बताइए क्या आपने हमको वैध रुपया दिया था या अवैध रुपया दिया था। और उसके बाद हम उनको ये बताते हैं कि हमारे वैध रुपए की जो कीमत है वो 777 मिलीग्राम सोना है, और आपका जो पैसा आप ये दे रहे हो, कागज का टुकड़ा, ये रुपया है जो मैं आपको अगर आपको दिखाऊं, इसके ऊपर बड़े साफ साफ शब्दों में लिखा है आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹5 और नीचे लिखा है एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। तो आपको समझ में आएगा कि असली नोट ये था जिसके बराबर में सोना हमारे पास RBI में जमा होता है। आपके टैक्स के रूप में ही सरकारों को क्यों देता है? जब सरकार अपनी मर्जी से नोट छाप करती है तो कोई नियम होता है, उस नियम के अंदर ये बात होती है कि इस देश में 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी अवेलेबल है, करेंसी नोट, और इस देश के लोगों के ऊपर 156 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसका मतलब यह है कि अगर आज बैंक बर्बाद हो जाते हैं तो 122 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नीलाम होना तय है। और यही कारण है कि आपके आसपास कर्जे से आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, कर्जदारों की संख्या बढ़ रही है, कर्जे से नीलाम होने वाली प्रॉपर्टियों की संख्या बढ़ रही है, और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। ये कम होने का कभी नाम नहीं लेगी, और धीरे धीरे सरकार मार्केट से रुपए को निकाल करके आपको CBDC दे रही है, डिजिटल करेंसी। आपकी अगली पीढ़ी, जैसे ये पीढ़ी को ये नहीं मालूम कि आपके दादा का दिया हुआ 10 रुपए में कितना सोना रखा था, आपकी अगली पीढ़ी को ये भी नहीं पता होगा कि नोट क्या होते हैं। वो तो मोबाइल से UPI कोड में ट्रांसफर किए हुए डिजिट को ही पैसा मानने लग जाएगी, और यही सबसे बड़ा मानवता के इतिहास का फ्रॉड होगा। आपका न्याय नहीं है? भारत की न्याय प्रणाली के ऊपर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि भारत की न्याय प्रणाली में कोई न्याय नहीं होता, केवल फैसले होते हैं, और फैसले केवल अमीरों के हक में होते हैं, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था सरकारों को बनाती है और वही सरकारें इन सारी चीजों के ऊपर निर्णय लेती है। जब जज लगाने की, जजों के ट्रांसफर करने की, उनको काबू करने की सारा सिस्टम सरकारों के हाथ में रहेगा तो जज कैसे इंडिपेंडेंट रहेंगे?
जब जजों के पास हमारे फैसले सुनने के लिए 5-5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल समय नहीं मिलता है, तो न्याय डिलेड, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, तो जस्टिस कहाँ मिलता है, न्याय कहाँ मिलता है? जेलों में जाकर के पता कीजिए, असली अपराधी बाहर घूम रहे हैं, संसद में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं। 42% हीनियस क्राइम करने वाले लोग इस देश की संसद और विधानसभाओं में बैठे हैं, तो आपको न्याय की उम्मीद किससे करनी है? ये तो समझने की बात है। लड़ने में बिल्कुल भरोसा नहीं करती, चुनाव लड़वाने में भरोसा करती है। हम जनता को इतना जागरूक करने वाले हैं। आप उधर पीछे देखिए, जनता सरकार मोर्चा के लोगों के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? नेता को किसान ने हद में जोत रखा है और पीछे डंडे से पेल रहा है। उसको ये यकीन दिलाना, उसको बताना है कि तुझे जो ताकत मिली है वो मेरी वोट से मिली है। तुमको जो अधिकार मिला है पॉलिसी बनाने का, वो मेरी वोट से मिला है, वो मैंने दिया है। तुम नीतियां मेरे हिसाब से बनाओगे, और जो डीसी है उसको बड़ी कोठी, बड़ी गाड़ी मेरे पैसे से मिलती है, टैक्स के पैसे से। तो डीसी को ये बताने का काम जनता भविष्य में करने वाली है कि नौकर है, नौकर की तरह बिहेव कर, मालिक जनता है, क्योंकि जनता ही सरकार है। महात्मा गांधी को इस पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं है। देखिए, उसे जुड़ा कल को आप चौधरी चरण सिंह का विरोध कह दोगे, फिर अंबेडकर का कह दोगे, फिर किसी और का कह दोगे। हमारा किसी का विरोध नहीं है। जो साथी यहाँ बना रहा है, जो सामने फोटो बाद में आ गए, वो लग गए। हम सभी क्रांतिकारियों का, देश के सेनानियों का सम्मान करते हैं। हम सभी उन लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने भी इस देश के लिए बलिदान दिया है, जिन्होंने भी काम किया है। हमारा कोई मकसद किसी के विरोध का नहीं है। हमारे पास सीमित संसाधन, सीमित समय, सीमित जगह होती है पोस्टर पर, उसके हिसाब से जैसा उचित लगे वैसे क्रांतिकारी। आप कह रहे हो कि किसानों के साथ आप हैं। जब दिल्ली में कुछ किसानों का आंदोलन हुआ, क्या उन्हें आपका पार्टिंबा था? कुछ किसानों का नहीं, लाखों किसानों का आंदोलन था। 13 महीने तक परमानेंट बॉर्डर के ऊपर मैं बैठा था। मेरा अलग टेंट था। मैं टीचर हूं बाय प्रोफेशन, जहां मैंने 2012 में नौकरी छोड़ दी थी, और मैंने अपनी उस विद्या का इस्तेमाल करते हुए गांव-गांव जाकर लोगों को तीनों कानून, चाहे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हो, चाहे आपका मंडी का एक्ट हो, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट हो, तीनों कानूनों की एक एक चीज वैसे ही बताई थी जैसे आज पेंडेमिक ट्रीटी के बारे में बता रहे हैं, जैसे आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बता रहे हैं, जैसे आने वाले पानी के बिल, बिजली के बिल, बीज के बिल, जहां ये सारे के सारे नए नए कानूनों के बारे में जो सब बता रहे हैं, ये काम हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। कैसे खाएंगे? मैं उसको बताऊंगा कि तुमने जो आरोप लगा कर मुझे 3 दिन जेल में रखा, मुझे बताइए आपने क्यों रखा? वो न्यायालय में जाना पड़ेगा ना उसके लिए। न्यायालय ही खाएगा। फिर न्याय व्यवस्था पर विश्वास क्यों नहीं? अभी खाएगा जब देखूंगा। न्याय प्रणाली पर विश्वास नहीं। देख लीजिएगा। न्याय व्यवस्था में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। संविधान जनता सरकार मोर्चा की मीटिंग को न्याय व्यवस्था और मेरी व्यवस्था पर कोर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। जहां मुद्दा है उस पर बात कीजिए। बहुत जल्दी न्याय मिल जाता है। आप मुझे बताइए, लोअर कोर्ट ने एक फैसला दिया, लोअर कोर्ट ने एक फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को उलट दिया। एक जज को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक जज तो गलत है ना, उसके अंदर पक्का रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। कानून सबके लिए एक, हर जगह बराबर होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि लोअर कोर्ट अलग फैसला देती है और ऊपर वाली कोर्ट अलग फैसला देती है? नहीं सर, उसमें पेंडेंसी का कारण हो है। पेंडेंसी बहुत प्रकरणों की पेंडेंसी है, इसलिए एक जज सिर्फ एक दिन में 10 प्रकरण में। तो 100 जज लगाने में क्या दिक्कत है? इस देश की जनता अपना पेट काट काट के टैक्स दे ही जा रही है। 1000 जज लगाने में क्या दिक्कत है? कोर्ट खोलने में क्या दिक्कत है? रोड भी तो बन रहे हैं, एलिवेटेड हाईवे, एलिवेटेड ट्रैक भी तो बन रहे हैं। अडानी अंबानी को भी तो सारे अधिकारी सौंपे जा रहे हैं। आपका तो विश्वास नहीं है ना न्याय व्यवस्था? मेरे से क्या लेना है आपको? जिसको विश्वास है वो जाए ना, हम तो जा ही रहे हैं दक्षिण खाने। इसमें आप एक बात देखिए, आपको क्या बदलाव? एक छोटी सी बात, एक सोचिए, मैं की व्यवस्था जो प्राकृतिक न्याय होता है, जहाँ प्राकृतिक न्याय के अंदर एक नियम होता है, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, ये एक नियम है। और न्याय जल्दी हो, जिसके साथ भी हो जल्दी हो।
महीने भीतर चोर को सजा मिलनी चाहिए, डाकू को सजा मिलनी चाहिए, हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए। यहाँ सजा मिलनी चाहिए महीने भीतर। महीने के बाद अगर सजा मिलती है 6-6 महीने साल भर लग जाते हैं, उस व्यक्ति भूल जाते हैं भाई साहब मैंने आज कोई गलती की है, मुझे महीने भीतर सजा हो जाए तो मेरे समाज में ऐसा मैसेज चला जाएगा कि दूसरा कोई आदमी वो जुर्म नहीं करेगा। लेकिन अगर मुझे सजा ही 15 साल के बाद मिलेगी या मैं उस वक्त मुक्त हो जाऊंगा जिस वक्त मान लो मेरा गवाही मर गया या मेरे ऊपर आरोप लगाने वाला व्यक्ति मर गया तो मैं बाइज्जत बरी हो जाऊंगा। तो जुर्म करने वाला आदमी अगर 15 साल बाद बाइज्जत बरी हो जाता है तो किसी का न्याय पर भरोसा रहेगा क्या? क्या आपको उसके लिए कानून की जरूरत है? संविधान बदलना चाहिए, ऐसी मांगे क्या की? संविधान बदलना चाहिए ऐसी मांगे क्या आपकी? नहीं, मैंने संविधान के ऊपर तो कोई बात नहीं की। न्याय व्यवस्था ये संविधान में ऐसा नहीं कहा कि आप 2-2 साल तक चुनाव मतलब जज मत चुनिए, या ये नहीं कहा कि फैसले जो है वो 20-20 साल तक लटकाते रहिए। संविधान ने ऐसा थोड़ी बोला है। संविधान ने तो बोला है कि आपको न्याय मिलना चाहिए। संविधान ने तो कहा है कि हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। अभी पेंडेमिक आ रहा था, आपके सारे मौलिक अधिकार पुलिस वाले आपको डंडे मार मार के, सबको मार मार के, अब आपके सामने आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। सरकार ने कोर्ट में कहा कि हमने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किया वैक्सीनेशन के मामले में, नहीं किया हो तो बताओ, आपके मौलिक अधिकार आपकी आंखों के सामने छीने गए और न्यायालय चुप था। हाई कोर्ट के अंदर, हर कोर्ट के अंदर आपका वैक्सीन के सर्टिफिकेट के बिना एंट्री बैन था। कोर्ट ने आपके मौलिक अधिकारों का हनन अपनी आंखों के सामने भी देखा होते हुए और खुद भी किया। न्यायालयांची, मी मराठीत विचारतो सर, तुम्ही थोडंसं व्यवस्थित सांगा, न्यायालयांची निर्मिती करणं किंवा न्याय व्यवस्था का कहना है, सांगा ना म्हणजे न्याय व्यवस्था का अपडेटेशन करना ये राज्यकर्ताओं का काम है, लेकिन राज्यकर्ता वो कर नहीं रहे, तो इसका मतलब न्याय व्यवस्था ही खराब है, हम कैसे बोल सकते हैं? अगर आप कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था सबसे ऊपर है तो वो राज्य को निर्देशित करे कि न्याय व्यवस्था दुरुस्त करो। अगर वो सबसे ऊपर है, अगर राज्य सबसे ऊपर है, फिर न्याय व्यवस्था को सबसे ऊपर मत बोलो। पैरेलल है, 3 पैरेलल है, पैरेलल है। सबसे ऊपर बोला आपने, बोला सबसे ऊपर। 4 जो पिलर है ना वो पैरेलल है। आपने सबसे ऊपर बोला था, मैंने बोला। अल्टीमेट डिसीजन न्याय व्यवस्था करायचा है। उसमें आप अल्टीमेट डिसीजन क्या है न्याय व्यवस्था का? कि हम लोग जजों की नियुक्ति नहीं करें और हम लोग न्याय को लटकाते रहें। देखो सर, मैं ऐसा नहीं मानता। ये सब के सब एक ही सिरे से चले हुए हैं, सब एक सूत्र के धागे हैं, सब आपस में मिलकर के काम करते हैं और पूरी व्यवस्था यही है। इसीलिए हमने ये नहीं कहा हम न्याय व्यवस्था को बदलने वाले हैं, हमने ये नहीं कहा हम कानून व्यवस्था को बदलने वाले हैं, हमने यही नहीं कहा कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं। हमने कहा संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन, यानी कि अगर मेरे गांव के अंदर कोई गलत काम होता है तो गांव के लोग बैठे, अपनी न्याय की कमेटी बने, अगर उनको लगता है कि किसी ने गलती की है वही गांव अपने हिसाब से अपना न्याय कर ले, क्योंकि कोर्ट में तो फैसले ही होने हैं, वहां तो केवल फैसले होंगे। न्याय अगर आपको लगता है, जिसको लगता है वो कोर्ट में चला जाए। आपके सामने है कितना सच आ रहा है, टेलीविजन में क्या चल रहा है, टेलीविजन को कौन ऑन करता है, टेलीविजन में किस तरह की न्यूज़ आती है, किस चैनल के पास कितने रिपोर्टर हैं, कौन चैनल ग्राउंड पर कितनी रिपोर्टिंग करता है, कौन अखबार कितनी रिपोर्टिंग करता है, रिपोर्टर्स बैठ करके कैसे खबरों का आकलन करते हैं और कैसे लिखते हैं और कैसे भेजते हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। क्योंकि आप रिपोर्टर कितनी ही ईमानदारी से रिपोर्टिंग कीजिए, यदि आप किसी व्यवस्था के अंडर काम करते हैं तो जो आपका एडिटर या आपके अखबार का मालिक कहेगा आपको उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। परसेप्शन बनाते हुए मैंने अपनी आंखों से भी देखा है कुछ लोगों को जिनका जमीर जिंदा नहीं है, वो एक ही खबर को नेगेटिव भी चला सकते हैं, पॉजिटिव भी चला सकते हैं। सारा दिमाग का खेल है और लोगों में परसेप्शन बनाने के लिए चुनाव के वक्त ये सब किया जाता है, ये आपको मालूम है। पेड न्यूज क्या होती है ये भी आपको मालूम है, कौन लोग कितनी ईमानदारी से काम करते हैं ये भी आपको मालूम है। हमें बताने की जरूरत मुझे लगता नहीं है। वापस मुड़ने में क्या तकलीफ है? यदि आप रास्ता ढूंढते ढूंढते गलत चले गए थे तो वहां ढूंढिए कहाँ क्या गलती हो गई, क्यों इतना करप्शन बढ़ा, क्यों इतने रिश्ते टूटे, क्यों समाज में भाईचारा टूटा, क्यों हम लोग डिप्रेशन में हैं, क्यों हमारी बेरोजगारी का बुरा हाल है, क्यों हमारे बच्चों का बुरा हाल है। इस पर बैठ कर समाज को चिंतन तो करना ही पड़ेगा ना। क्या फिर से खाप पंचायत वो जो जात पंचायती वगैरे जे म्हणतात, खाप पंचायतीने सपोर्ट करणार आहेत का? देखिए न्याय व्यवस्था आपण गाव स्तरावर आणायचं असं म्हणालं होतं,
नहीं, आप कह रहे हैं कि गांव स्तर पर न्याय व्यवस्था लानी चाहिए, तो खाप पंचायत है, जात पंचायत है, खाप उसको पंचायत क्या- तो आप उसको कुछ भी नाम ले लीजिए, नहीं, उसको- जस्टिस कमेटी नाम दे दीजिए, आप गांव की कमेटी नाम दे दीजिए, उसमें नामों में क्यों उलझ रहे हैं हम? हमें तो न्याय से मतलब है। संज्ञा से- आप व्यवस्था के अंदर फंसने की जरूरत नहीं है, आपको नामों में उलझने की जरूरत नहीं नामों है, के- आपको जरूरत है सिद्धांत फॉलो करने की कि न्याय की परिभाषा क्या रहेगी, अन्याय की परिभाषा क्या रहेगी, उसको गांव कैसे तय करेगा। ये बड़े गहन चिंतन और गहन इस विवरण का विषय है। इस पर आप लंबी चर्चाएं करेंगे, लंबी बातचीत होगी, लोग अपनी राय देंगे, लोग इसमें जिम्मेदारियां लेंगे, पूरा लिटरेचर बनेगा, पूरा तरीके से चलेंगे, हर जगह के हिसाब से वहां तय होगा। ये कोई व्यवस्था हम बनाने वाले नहीं है, वहां के लोग अपनी व्यवस्था बनाएंगे, ये हमारा विचार है। हुई उसके लिए आईपीसी 1860 में बना और उसके लिए पुलिस एक्ट 1861 में बना। क्रांतिकारियों को दबाने के लिए पुलिस बनी थी, देश में रक्षा के लिए पुलिस नहीं बनी थी। आज भी पुलिस का काम क्या है? वो हफ्ता लेने का काम भी करती है, देने का काम भी करती है, वो चालान काटने का काम भी करती है, आपकी सुरक्षा के अलावा बाकी सब कुछ करती है। पुलिस की जरूरत नहीं है फिर? जब न्याय व्यवस्था हमारी आपस की, जब निगरानी व्यवस्था अपनी है, पुलिस का काम क्या है? आप बताइए, पुलिस चालान काटने के अलावा कुछ कर रही है? अगर क्राइम होता है तो क्या है? अगर हम डिमांड करते हैं सरकार से तो हमको डंडे पे ले जाते हैं, और अगर आंदोलन नहीं होता तो चालान पे ले जाते हैं। इसके अलावा पुलिस का कोई काम नहीं। कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिवर्सल बेसिक इनकम और वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बड़ा गेम है। इसी का नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आपकी सारी जमीनें हथियाना, आपको कर्जे में रखना, सोशल क्रेडिट स्कोर लाना, सारे देश की विविधता को समाप्त करना। अगर आपको ये कहने लग जाएं कि आपके सरपंच का चुनाव, आपके मेंबरान का चुनाव, आपके जिला परिषद, आपकी ब्लॉक समिति, आपका एमएलए, आपका लोकल स्तर पर जितने चुनाव हैं वो सब खत्म होकर के केवल एक व्यक्ति को देख करके चुनाव हो जाए या सिर्फ सेंटर में हो जाए, ये व्यवस्था वहीं जा रही है जो चाइना में है। पिछले 15 सालों से चाइना के अंदर एक ही पार्टी की सरकार है, एक भी इलेक्शन नहीं होता है, एक ही पार्टी का राज है। यही पूरी दुनिया में चल रहा है, यही रशिया में पुतिन कर रहा है, यही अमेरिका के अंदर चल रहा है, यही फ्रांस में चल रहा है, यही इंडिया में चलाने की तैयारी है। रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर और बिल गेट्स के गुलाम इसी चीज के पक्ष में काम कर रहे हैं। ये अपने देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये जनता सरकार मोर्चा का स्टँड है। ताजे अपडेट मिळवण्यासाठी उस्मानाबाद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करण्यास विसरू नका।